संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो इन दिनों शहर में काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, सुहानी सर्दी आंदोलन से शहर में सामाजिक सरोकारों का काम करने वाले प्रवीण दतिया जी हमारे साथ हैं और आजकल नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष हैं और इनके इसी माध्यम से इन्होंने कई रिकॉर्ड इन्होंने साझा किए हैं और अभी ये सामाजिक सरोकारों के थ्रू बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी तो उत्सव इन्होंने किया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप की शुरुआत कहाँ से हुई, आप बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए आप। मैं उदयपुर से हूँ और उदयपुर का रहने वाला ही हूँ और यहीं का हूँ पूरी तरह से। और बस एक कोशिश चल रही है कि अब उदयपुर के रहे हैं तो उदयपुर का कुछ कर्जा उतारें हम यहाँ का। प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप आए, उसमें क्या चलता है? और अभी जिस तरह से कहते हैं कि ये तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं या कुछ भी नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं 2010 तक तो जॉब में था और 2010 के अंदर मैंने रिज़ाइन करने के बाद सोचा कि हाँ कुछ थोड़ा सा अलग करें। फिर कॉलेजेस स्टार्ट किए। अभी प्लेटिनम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंतर्गत अभी 7 कॉलेज चल रहे हैं मध्य प्रदेश में और साथ में ही ईश्वर कृपा से प्लेटिनम यूनिवर्सिटी की भी अनुमति आ गई है और उसके 2 परमिशन आती है। उसमें तो फर्स्ट लेटर ऑफ इंटेंट रहता है, फिर एक्ट पास कराना रहता है। लेटर ऑफ इंटेंट पास आ चुका था, बहुत समय हो गया। उसके बाद चल रहा है अभी काम, देखिए अब एक्ट कब तक पास होता है, कोशिश चल रही है पूरी। सुहानी सर्दी आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ था उसके बाद में प्रवीण दतिया का एक अलग ही नाम हो गया, सामाजिक सरोकारों के रूप में हो गया। लेकिन समाज सेवा करने वाले आप जैसे स्टाइल में तो नहीं रहते हैं। देखिए, अगर मैं जितना दूसरों का सोच रहा हूँ तो जितना खुद का भी सोचता हूँ मैं। अगर मैं दूसरे लोगों को खुश रखने की सोचता हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे भी ठीक लगती है। और समाज सेवा के लिए मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर से कि कुर्ता पैजामा ही पहना जाए और कुर्ता पैजामा पहन के ही समाज सेवा हो, तो ये नहीं है। मैं एक युवा हूँ तो मुझे मेरा एक है कि हाँ मैं अपने तरीके से रहता हूँ, लेकिन बंद के क्यों रहूँ, मैं सेवा कर ही रहे हैं। जिस तरह से आपने सुहानी सर्दी आंदोलन शुरू किया उसके बाद में जितने भी आपने एक तरह से माना जाए कि तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगे बांटना, तुलसी पौधे बांटना, जिस तरह से शहर के लोग आपसे जुड़े, वो शहर के लोग आपकी समाज सेवा से जुड़े, न कि नमो विचार मंच से। एक सवाल आता है, तो नमो विचार मंच इतने मतलब जो भी सदस्यता बताते हो आप या इतने लोगों के साथ, वाकई में नमो विचार मंच के साथ इतने लोग हैं या आपकी समाज सेवा के हिसाब से हैं? दोनों ही दृष्टिकोण से हैं। वो लोग तो जुड़े हुए पहले से भी थे, परंतु बस उनको एक मंच चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो कुछ समय से बात चल रही थी, मेरे गुजरात के कुछ भाई हैं तो उन लोगों ने कह रखा था कि हाँ कि इस संगठन अच्छा काम कर रहा है वहाँ पर गुजरात में, इसके अलावा देश के कई राज्यों के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लगा अंतर्गत कि कहीं किसी की तो क्या मतलब अब हमारी एक आइडियोलॉजी है तो कहीं किसी के साथ होना चाहिए और हो सकता है कि काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो। तो इसी सोच के साथ मैंने नमो विचार मंच के साथ हुआ मैं, और आज अभी तक का मेरा जो अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अभी आपने इतने सारे सामाजिक सरोकारों के काम किए, कहीं से कोई चंदा आपने नहीं लिया, तो ये फंडिंग आती कहाँ से? आखिर ये फंड इतना आता कहाँ से जो आप इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं, या आदिवासियों के बीच चले जाते हैं, या जो भी आप खर्चा करते हैं तिरंगे के नाम से ले लिया, तुलसी पत्र के नाम से ले लिया, क्या होता है ये? मैं बेरोजगार आदमी तो हूँ नहीं, पहली बात तो ये। ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, कोई रोजी रोटी नहीं चल रही है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि अगर मैं किसी से लेता तो सवाल करते भाई किसी से लेता है, और किसी से नहीं ले रहे हैं। आज हमारे यार दोस्त हैं कुछ, ठीक है, हम सभी लोगों ने, कुछ मेरे जो NRI फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों का सपोर्ट रहता है। उन लोगों के सपोर्ट से जो मेरी आइडियोलॉजी के हैं, जो सोचते हैं कि सचमुच उदयपुर के लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ के ग्रामीण ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम सभी लोगों ने सोचा कि एक सुहानी सर्दी आंदोलन शुरू करें, एक जिससे कई लोगों के अंदर मैसेज जाए
कि हाँ सचमुच हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सुहानी सर्दी आंदोलन में हम सभी दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन किया। 4 जनों ने शुरू किया था, उसके बाद 14 हुए, उसके बाद 34 हुए, उसके बाद अभी हम लगभग 62-63 लोग हैं सुहानी सर्दी आंदोलन में। तो ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन रह रहा था हम सभी उन भाइयों का, सभी लोगों ने मिल के हम लोग चला रहे हैं। तो अब ठीक है, फंडिंग तो कहीं से ले नहीं रहे हैं, अब नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी किसी को समस्या हो तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। नमो विचार मंच का प्रधान सेवक मोदी से क्या कनेक्शन है? मोदी जी नमो विचार मंच जैसे लगभग 7 से 8 संगठन गुजरात में पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही है गुजरात के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री जी की के रूप में लगातार उनको रिपीट कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो नमो विचार मंच में उन्हीं में से एक संगठन है। और तब कुछ समय से मेरी बात चल रही थी, तो ठीक है कि हाँ वहाँ से मुझे आशीर्वाद मिला और उसके बाद मैं राजस्थान के लिए काम कर रहा हूँ। अब बात ये आ रही है कि जो अक्सर कि कुछ सवाल लोग उठाते हैं कि यार फंडिंग वंडिंग का इशू लेके, अब जब नमो विचार, हर संगठन के पास पैसा आता है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो जिसके पास पैसा नहीं। उदयपुर में ऐसे कई संगठन मिल जाएंगे जिनके पास पैसा आता है। अब दिक्कत कई लोगों को ये हो रही है कि भाई 10 रुपये आ रहा है तो 10 रुपये नीचे तक क्यों पहुँचा रहा है। समस्या है ये, समस्या ये नहीं कि कहाँ से आ रहा है, ये बोलते नहीं, इनसे मुंह से ये नहीं बोला जा रहा है कि हमें ये दिक्कत है यार कि यार हमारे पास तो आता है तो हम 10 में से 1 रुपया पहुंचाते हैं या 2 रुपया पहुंचाते हैं, 10 का 10 पहुंचा रहा है। तो समस्या जो हो रही है कई लोगों को, जो मेरे विरोधियों को, उनको ये समस्या है पैसा पूरा क्यों पहुंचा रहा है, ये हमारी तरह गड़बड़ क्यों नहीं कर रहा है। सेव उदयपुर एक आंदोलन आपने चलाया था, उसका क्या मानस था, क्या था वो? सेव उदयपुर तो देखिए आप भी जानते हैं कि उदयपुर के अंदर उस समय की, आज से कुछ समय पहले की बात अगर मैं करूं मैं, तो लगातार रात को इतनी सारी चोरियां हो रही थी। तो उसको लेकर हमने एक उदयवीरों की टीम बनाई, लगभग 150 युवाओं की टोली बनाई, जो कि ये लोग जो अपनी एनर्जी नेगेटिव एंगल में लेके जा रहे थे, नाइट आउट्स करते थे और पूरी रात घर नहीं जाते। तो उन्हीं सभी युवाओं को साथ में लेके हमने पेट्रोलिंग स्टार्ट की, नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट की। और जब तक हमने लगभग ये 6 से 7 महीने का प्रोजेक्ट लिया था हम लोगों ने, हमने सोचा 7 महीने इसको करके देखते हैं। तो आप चाहे आप पुलिस से रिपोर्ट्स मंगा लीजिए, चाहे आप अखबार पढ़ लीजिए, कोई आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए कि उस ड्यूरेशन के अंदर वो 6 से 7 महीने रात को एक भी चोरी नहीं हुई है। तो ये हमारा अचीवमेंट है कि भाई युवा क्या कर सकते हैं, ये युवाओं ने उस ड्यूरेशन के अंदर करके बताया है। मतलब मेरी बात में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो आप आंकड़े जांच सकते हैं उसके। नहीं, सेव उदयपुर के दौरान ही ये पता चला था, ये सवाल सामने आया था कि पुलिस की आपसे कोई निजी दुश्मनी होने की वजह से आपने पूरे समाज को साथ में लिया, इस तरह की कोई बात भी सामने आई। तो पुलिस की ऐसी क्या निजी दुश्मनी हो सकती है आपसे? पुलिस की निजी दुश्मनी पुलिस की नहीं थी, पुलिस के कुछ लोगों की कह सकते हैं, जो कि एक भूमाफिया के साथ वो लोग पूरा उसको सहयोग कर रहे थे। और मैं लगातार भूमाफियाओं के हमेशा खिलाफ ही रहा हूँ मैं। और वो तो मेरा एक उदाहरण है ये तो, कि जो कि लोगों के सामने दिख रहा है। तो मेरे जैसे बहुत सारे पीड़ित हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि उदयपुर के बहुत सारे लोग नहीं हैं, ये सभी पीड़ित थे जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से जो परेशान थे। तो उन सभी लोगों को साथ में लेके आकर एक आवाज़ उठाना तब उस समय ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ही गड़बड़ियाँ होती चली जाती तो मुझ में और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या रहता है कि जो लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। तो मैं चुप तो नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए उन सभी भाइयों को लेके एक सही उदयपुर हमने आंदोलन चलाया, और जो भी बेहतर कर सकते थे उदयपुर के लिए, और उसका प्रभाव भी आया ही। नहीं, उस समय जो आपका एक नारा था, मारो कितना मारोगे, हारोगे तुम हारोगे, इस तरह से आप बहुत जोशीले नारे, और आपके साथ जो युवा टीम थी वो भी इसी तरह के नारे लगा रही थी। देखिए, आप किस्सा ये हुआ है, आपको जो आप बात पूछ रहे हो तो मैं आप बता देता हूँ। मैं आपको किस्सा ये हुआ कि भाई अब मेरी जो प्लेटिनम यूनिवर्सिटी की बात करो, इसकी ज़मीन एक मैंने नाथद्वारा हाईवे पे किसी से बात हो गई थी, उसको मैंने एडवांस भी दे दिया था, और व्यक्ति रजिस्ट्री करा नहीं रहा था, लंबे समय तक रजिस्ट्री नहीं करा रहा था। तो उसके बाद लंबे समय तक रजिस्ट्री, उल्टा उसने ही मेरे खिलाफ वहाँ पे सेक्टर 6 के थाने के अंदर उसने एक रिपोर्ट दी मेरे लिए वहाँ पर, कि भाई मैं उसको डराता हूँ, धमकाता हूँ। तो मैं मेरा पैसा मांगूंगा ही, और पैसा मांगूंगा तो मैं यूँ तो नहीं निवेदन हाथ जोड़ के करूँगा भाई यार पैसा दे दे यार, रजिस्ट्री करा ले, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट होल्ड हो रहा था, उस समय होल्ड हो रहा था। उसके बाद तो ठीक है, मैंने ज़मीन कहीं होल्ड लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। उस दरमियान सेक्टर 6 के जो थानाधिकारी है उसको सेट करके उस व्यक्ति ने वहाँ पर एप्लीकेशन दी, और थानाधिकारी ने मुझे ये कह के बुलाया कि भाई यार तुम्हारा नाम सुना है बड़ा, एक बार चाय पीने तो। वहाँ पे जब चाय पीने जाते हो तो वो व्यक्ति मुझे माँ बहन की गालियाँ देता है, माँ बहन की गालियाँ देने लग जाता है। और मैं जब विरोध करता हूँ तो 8-10 पुलिस वालों ने, उस समय 23 जनवरी 2016 की बात है, और इन लोगों ने, सभी लोगों ने पकड़ के मुझे उस टाइम सर्दी के दिनों में जेल में डाला मुझे, और नंगा करके 3 से 4 घंटे तक पिटा गया कि मैं अपराधी हूँ क्या। और उसी दिन 2 घंटे पहले मैं कुमाऊँतों का कूड़ा गोगुंदा के अंदर
जो वहाँ के प्रधान हैं खूबीलाल जी पालीवाल, उनसे भी आप बात कर सकते हो। वहाँ पे स्वेटर बांट के यहाँ पर आता हूँ, बच्चों को स्वेटर पहना के मैं तो यहाँ उदयपुर पहुँच रहा हूँ, ये तुम मुझे ही नंगा करके सर्दी में मुझे ही पीट रहे हो, और 3 से 4 घंटे तक इसलिए पीट रहे हो क्योंकि तुम उस भूमि पे मिले हो। तो मुझे उस दिन लग गया कि जैसा मेरा हाल हुआ है, और अगले दिन मेरे खिलाफ ही शांति भंग का आपने इन लोगों ने लगा दिया कि मैं शांति भंग करता हूँ। तो मैं शांति मतलब कोई अपराधी हूँ क्या जो आप इस तरीके से कर रहे हो? तो अब उस चीज़ का विरोध, वो विरोध धीरे धीरे होते चला गया। फिर आगे इन लोगों ने लेके कुछ इन लोगों ने मेरे पिताजी को धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर तुम्हारे बेटे को समझा लो नहीं तो तुम्हें अंदर डाल देंगे, और पिताजी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो फिर आप जब अति हो जाती है, हम चाहते हैं हम सिस्टम के साथ रहें, सिस्टम को सहयोग करें, और पुलिस को जितना सहयोग प्रवीण दतलिया ने किया होगा तो एक जना बता दो कि किसी ने सहयोग किया। लेकिन जब इतनी बात जब मेरे ऊपर आएगी तो फिर तो ना तो मैं चुप रहूंगा ना कोई और चुप रहेगा, और जो चुप भी रह रहे हैं तो मैं उन्हें जगह जगह के जगाऊंगा कि भैया जागो, नहीं तो वापस तुम गुलाम बन जाओगे अंग्रेजों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं आप गए, किस मानस से गए, या इस वहाँ तक पहुँचे कैसे आप? मोदी जी तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, किसी को काम करना पड़ता है, काम करो और मोदी जी के पास पहुंचो, सीधा सा फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। जी, इस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्मार्ट सिटी है, आपको क्या लगता है वाकई में स्मार्ट सिटी है? ये बोलना तो देखिए, आप अब स्मार्ट तो हर जने के अपने अपने दृष्टिकोण है। मैं जिस तरीके से मैं चीज़ों से अपेक्षा रखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल वहाँ तक हो, कुछ लोग सोचते हैं यहाँ तक हो, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ तक हो। हर जने का एक अपना अपना एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो कोई स्टूडेंट जैसे 80% चाहता है, कोई 60% चाहता है, कोई सिर्फ पास होना चाहता है। तो मैं तो 80% 90% चाहता हूँ। तो अगर कहीं 60% रह रहा है तो मुझे कम लगेगा, और जो अगर मैं 60% चाहता और वो हो अगर 40% रहा होता तो उसको कम लगेगा। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के काम होते हैं वो नमो विचार मंच करता है, क्या आपके पास कहाँ से आते हैं ये पत्र? तो हम कोई अलग तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नियुक्ति पत्र मिला हुआ हो, कि उसके कमल का ठप्पा लगा हुआ हो, और ऊपर से किसी पदाधिकारी का साइन हो तो ही वो काम कर सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, हर जनता की पार्टी, हर जने की पार्टी, जो उसके लिए काम करना चाहता है उसकी पार्टी। हाल ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनका राजस्थान का दौरा था जी, उसके अंदर आपको अमितोत्सव जो आपने प्रेस वार्ता के दौरान बताया था, आपने खुद ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी से निर्देश मिला। जी, उसके अंदर कार्यांजलि जो सेवा कार्य जो होता सेवा सप्ताह के रूप में था, यहाँ इस शहर में तो कोई भाजपा ही नहीं कर रहा है। देखिए, नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें करना चाहिए। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मजबूत उनको कुछ करना पड़ेगा, और आप भीड़ इकट्ठी करने से, बड़ी बड़ी रैलियां लगाने से, नारे लगाने से, पद ले जाने से, चाहे कितने बड़े पद लेने हैं, आपको काम तो करना पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो आप पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हो। मतलब आप उसी तरीके से कर रहे हो जिस माँ का दूध पिया है उसी की छाती में आप छुरा घोंप रहे हो, ये उसी के समान है। जिस तरीके से ये जो चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो ये बिल्कुल उसके समान ही है। भारतीय जनता पार्टी से जितने भी लोग हैं जुड़े हैं यहाँ पे, जो दिग्गज हैं, वो कहते हैं कि नमो विचार मंच से हमारी कोई इकाई नहीं है, दूर दूर तक इससे हमारा कोई लेना देना। मैं भी उनको ये कहता हूँ, नमो विचार मंच की कोई इकाई नहीं है, वो भी नहीं है इकाई हमारी। अगर जो ऐसा कह रहा है तो मैं भी उनसे कहता हूँ वो भी हमारी नमो विचार मंच की इकाई नहीं है। आप सामाजिक सरोकारों से साथ में जुड़े हों, आपके साथ शहर के इतने युवा जुड़े हैं जी, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं लगता है, जिस तरह से भी बीच में आपके जन्मदिन के अंदर होर्डिंग लगे थे शहर में कि शहर के आगामी विधायक प्रवीण दतलिया को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, तो ये स्वघोषित विधायक मानना क्या मतलब है इसका? देखिए, यहाँ पर बोलने की सबको स्वतंत्रता है, सबको करने की स्वतंत्रता है। तो जो सपोर्टर्स कर रहे हैं तो उन्हें बोलने और करने की स्वतंत्रता है, वो उनका देखे। मैंने अभी तक कभी भी किसी मंच पे या प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं किसी भी तरह का एमएलए कैंडिडेट हूँ या फिर कहीं इस तरीके का कुछ होने वाला है। तो मैंने जब तक नहीं बोला था, ये बाकी जिसका जो बोलना करें, कई लोग तो कुछ भी बोलेंगे। नहीं, नमो विचार मंच सामाजिक सरोकार कर रहा है, बहुत सारे ऐसे काम किए जो समाज उपयोगी काम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप समाज जो सरोकारों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीतिक रोटी अगर जिस दिन भी मैं सेकूंगा तो बिल्कुल मैं राजनीतिक रोटी सेकना चाहता हूँ, सैकड़ों नहीं हजारों सेकना चाहता हूँ। और इस राजनीतिक रोटी से मेरे जो ज़रूरतमंद और आदिवासी भाई हैं इनका पेट भरना चाहता हूँ, उनका पेट भरूंगा मैं बिल्कुल। मतलब ये तो साफ हो गया है कि आप भविष्य में राजनीति में आएंगे। देखिए, आप तो ऊपर के जो भी निर्देश मिलते हैं हमारे संगठन के, उस पर निर्भर करेगा। ये कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो वो जैसा भी जो भी बोलेंगे मैं उसके अनुसार जो भी करना होगा करेंगे। उस समय का क्या रहता है
इस शहर में उदयपुर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और इतने सारे दर्शक हैं, वो एक ही बात हमेशा जो भी हम न्यूज़ चलाते हैं, बुलेटिन डालते हैं, उसके बाद में जैसे अभी पिछले दिनों आपकी जो सुर्खियों में आए थे बुलेटिन डाले हैं, तो बस यही है कि भाई इस आदमी को मतलब इतना क्या खास है इस आदमी में कि जो आप उसका इस तरह से प्रचार हो रहा है, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग हैं वो भी एक तरह से चिंता में आ गए हैं। तो क्या कहना चाहते हो आप उदयपुर शहर की जनता से या उदयपुर न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं उनको? या देखो सीधी बात है यहाँ पर तो कि काम करो, आप काम करोगे तो आप किस किस का मुंह बंद कर लेगा कोई, और काम करेंगे तो उस पर हर जना बोलेगा, माउथ पब्लिसिटी वैसे ही होती है। काम हर जने को काम चाहिए। उदयपुर के लोग हैं, इनको आप कुछ ना ही दे दो, कुछ भी दे दो, इनको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं ये लोग सिवाय काम के, क्योंकि ये प्रताप की भूमि है। तो प्रताप की भूमि में तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी चलती है, हवाई बातें नहीं चलती है। तो जहाँ पर जो काम करेगा तो ये पब्लिक उनके साथ है, जो काम नहीं करेगा तो पब्लिक उसको धकेलने में या फिर हटाने में कोई देरी नहीं लगाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि मेरे पास तो ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पब्लिक है, जनमानस है, और विशेष तौर पे युवा उस व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करेगा जो कि ज़मीनी स्तर पे अपने काम को नहीं पहुंचाएगा। और युवा अंदर से जब उसके साथ जब अन्याय ज़्यादा हो रहा था उद्वेलित हो जाता है, और जब उद्वेलित होता है, अन्याय की अति हो जाती है, तो क्रांति का रूप बदलती है, और क्रांति से आंदोलन होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब किसी चीज़ की अति होने लग जाएगी तो आंदोलन का रूप लेगा। तो अच्छे जो आज बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है कि ये युवा उनके पीछे दौड़ रहे होंगे और ये आगे आगे दौड़ रहे होंगे और इनकी स्थिति ऐसी खराब हो जाएगी। तो जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि यार इन युवाओं को रोक देंगे, इन युवाओं को रोक के ये कर देंगे, इनके लिए दुष्प्रचार कर देंगे, इनके खिलाफ ये षड्यंत्र कर लो, वो षड्यंत्र कर लो, ये इस युवा को जितना ज़्यादा छेड़ा जाएगा, जितना ज़्यादा ये भरेंगे, उतना ही तेज और जल्दी उतनी ही बड़ी संख्या में पीछे दौड़ेंगे। ये कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है इस चीज़ को। इसलिए जो ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि हम हमारे अनुसार ये कर देंगे, हमारे अनुसार वो कर देंगे, ये चल जाएगा, कुछ नहीं चलना है। युवा अपनी अति पे आएगा तो अच्छे भागते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अभी इस वक्त मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये प्रूफ आपके पास संभाल के रखिएगा आप कि ये देख रहे हो, ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब युवा दौड़ रहे होंगे और ये बड़े बड़े जो हैं हुक्मरान जो भी अन्याय की अति कर रहे हैं उन ये आगे आगे भागते हुए नजर आएंगे। प्रवीण जी, एक सवाल और है, आप छात्र राजनीति में जब रहें या उसके बाद में आप जो काम करने लगे, तो आप एक समुदाय विशेष में ही काम करते रहें। हमेशा से यही सामने आता है कि आप एक समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं या समुदाय विशेष के लिए ही सोचते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो बात आप पूछ रहे हैं तो आप सीधी बात है कि हाँ, जब जिस वर्ग में होते हैं हम उस वर्ग का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो बात आप पूछ रहे हैं मैं आप उस बात को बड़े अच्छे से समझ रहा हूँ। और ये कई लोगों को यही लगता है कि भैया ये हिंदू है, कट्टर हिंदू है, ये मुस्लिमों का विरोधी है, ये जो बात चल रही है। तो मैं ये स्पष्ट करने देना चाहता हूँ कि मैं जिस धर्म के अंदर पैदा हुआ हूँ तो उस धर्म के प्रति मेरा कर्तव्य है। सबसे पहली बात तो वो कर्तव्य तो मुझे निर्वाह करने ही पड़ेंगे। तो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म की रक्षा करूँगा और हिंदू तो घर तक पहुँचाऊँगा। चाहे उसके लिए अब जैसे कई लोग ये 11,000 गीता बांटी, अरे गीता क्यों बांटी, वो क्यों नहीं बांटी, ये क्यों नहीं बांटा। तो भाई हिंदू हूँ तो 11,000 गीता बांटूंगा। जिस किसी और का कुछ और धर्म है तो उसका जो भी ग्रंथ है, उसका धार्मिक ग्रंथ है, वो उसका वितरण करे। तो और साथ में कभी ये बात चलती भाई हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ये तो हिंदुओं की कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हिंदू हूँ तो हिंदू के अनुसार ही करूँगा मैं, वो तो स्वाभाविक है उसके अंदर। तो नहीं, जिस तरह से आप ने बात हुई अपनी कि आप राजनीति में भी जाएंगे, तो क्या समाज ख्याल हिंदू समाज का ही, हिंदुओं के लिए ही आप चुनाव लड़ेंगे क्या? उसमें मुस्लिम वोटर्स नहीं आएंगे या सिख नहीं आएंगे या ऐसा ही नहीं आएंगे? मैं इतना नहीं सोचता हूँ। मैं सीधा ये सोचता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सब कुछ होने से पहले मैं हिंदू हूँ। तो मेरे लिए मेरे हिंदू भाई, हिंदू परिवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो हिंदू हैं थोड़े से, ये जो आप अगर दूसरे धर्मों से तुलना कर लें तो थोड़े सोए हुए हैं। तो मेरे जीवन का अगर सेवा एक लक्ष्य है तो कहीं न कहीं एक लक्ष्य ये भी है कि ये हिंदू भाई जागे, अपनी संस्कृति को, मूल संस्कृति को, इतनी बड़ी संस्कृति जो है इस पूरी दुनिया की, उसको समझे और उससे जुड़े रहें। क्योंकि अगर हिंदू को, अगर छोटी सी बात ले लीजिए, मैं तो आप भी कितने समय से आप पत्रकारिता में हैं, मैं एक छोटी सी बात करूं कि अफगानिस्तान जब हुआ करता, अफगानिस्तान तक हिंदू हुआ करता था, पाकिस्तान तक हिंदू हुआ करता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर तक हिंदू हुआ करता था। अफगानिस्तान से जैसे ही हिंदू हटा, वहाँ से हिंदू जैसे ही हटा, आज अफगानिस्तान की क्या स्थिति है आपको मालूम है।
पाकिस्तान से हिंदू हटा तो क्या स्थिति आपको मालूम है। और 4000 साल पहले अगर हमारा जो देश है ये सोने की चिड़िया कहलाता था। चिड़िया आप भी जानते हैं, इतिहास कोई भी पढ़ ले, तो 4000 साल पहले जब हिंदुत्व मजबूत था, हिंदू मजबूत था, तब तो सोने की चिड़िया कहलाता था। हिंदू कमजोर होता चला गया तो आज भारत की स्थिति ऐसी क्यों हुई? और जिन्होंने स्थिति बदल भी दी तो ऐसा क्या उखाड़ लिया? आज आतंकवाद पाकिस्तान में देख लो, आप अफगानिस्तान में देख लो, चाहे कश्मीर हो जाए, बांग्लादेश में लोगों के पास खाने को नहीं है, तो स्थिति क्यों हो रही है? तो हिंदू वो ऐसा धर्म है जिसके अंदर स्वीकार्यता है, जो शांति प्रिय है। अगर ये धर्म मजबूत बनेगा तो ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा, सभी धर्मों के लिए अच्छा रहेगा। और रही बात दूसरा एंगल जो आप कह रहे हो कि कई लोग, जैसे आपसे पहले भी कुछ लोगों ने मेरे से एक दिन बात कर रहे थे, कोई मेरा पत्रकार भाई थे, कि भाई तुम तो यार कट्टर हिंदू टाइप की आपकी छवि है, आपकी छवि आपको नुकसान पहुंचाएगी, आप तो दूसरों का ध्यान ही नहीं रखते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको भी समय मिले तो एक दिन 12 घंटे के लिए आप मेरे कार्यालय में रुकिए। आप रोज की 1 से 2 यूनिट दूसरे धर्मों वाले हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, ब्लड की, उनको मदद करते हैं हम लोग, कभी किसी को मना नहीं किया मैं। और रही बात ये, उनको मना नहीं किया तो उनके सहयोग तो कर ही रहे। अब मैं मेरे धर्म की सेवा करूँ तो सेवा करूँगा ही। और रही बात ये कि एक बात तो ये कि मैं मेरी माँ को मतलब मेरे माता और पिता, उनकी सेवा करने की जगह मैं पड़ोसी की सेवा करूँ, तो ये बड़ी अजीब बात हो जाती है। तो सबसे पहले जो सेवा होगी वो तो अपने माता पिता की होगी, उसके बाद पड़ोसी की होगी। तो इसलिए पहले वो काम तो कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे दूसरा भी जो करना है करेंगे। कहीं कहीं एक बात आती है कि आपके ये सामाजिक सरोकारों के कामों से जो लोग हैं, जो इसी सीढ़ी से आगे बढ़े हैं, कहीं न कहीं उनमें रोष है और वो आपके विरोधी बनते जा रहे हैं। क्या कहना है आपका उनके बारे में? किसने किया है? मैं तो ये कह रहा हूँ, पिछले चुनाव हुए 2013 में जो एमएलए, तो लगभग 1000 से ज़्यादा एमएलए राजस्थान के अंदर खड़े हुए थे। तो 1000 एमएलए में से जो भी मैंने किए हैं, मैंने जो भी काम किए हैं आज तक, तो जो भी काम किए, पहली बात तो ये है कि वो कोई भी एक एमएलए का किसी का भी एक नाम आ जाए कि भैया जिसने ये काम करे हैं, पहली बात तो ये देख लें हम। दूसरी बात, मैं राजनीति में आऊँगा नहीं आऊँगा ये सब बाद की बात है, लेकिन जो लोग कहते हैं, एक विधायक हमेशा एक दावा देता है कि तुम मुझे वोट दोगे, तुम मुझे जिताओगे तो मैं ये करूँगा। तो मैंने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मुझे वोट दोगे, जिताओगे तो मैं करूँगा। मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ, और मेरा काम अगर पब्लिक को समझ में आएगा, जनता को समझ में आएगा, तो ये जनता की जिम्मेदारी है, उनको ये बात करनी है, उनको ये बात उठानी है कि तुम्हें, उनको अगर पसंद आ रही है चीज़ तो वो बात करे संगठन में, वो बात करे, मोदी जी से बात करे, अमित जी शाह से बात करे उनसे बात, और बोले कि यार हम ये प्रवीण रतलिया चाहिए। प्रवीण रतलिया अगर चाहिए तो वो सुनते हैं बात, वो सुनाएंगे तो करेंगे उसके बाद। चलिए, शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, शीर्ष नेतृत्व हाँ कहता है आपके लिए, जहाँ से, तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? स्पष्ट रूप से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उस टाइम जो शीर्ष नेतृत्व जो भी देगा उस टाइम पे सीट, तो उस पर लड़ेंगे बिल्कुल। उस पर बिल्कुल। बात करें मेवाड़ की और उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर शहर में ही आपका फोकस ज़्यादा है जी। तो अगर मान लो टिकट मिलता है तो आप क्या यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरे राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। और रही बात नमो विचार मंच की, तो जितना मजबूत आज हम उदयपुर शहर में हैं, तो उतना ही मजबूत हम नाथद्वारा में भी हैं, उतना ही मजबूत हम साथ में राजसमंद में भी हैं। इसके अलावा हम जालोर के अंदर भी हम बहुत मजबूत हैं, बीकानेर में हम बहुत मजबूत हैं। तो राजस्थान के कई ज़िले हैं जिसके अंदर हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। बस वहाँ पर ये है कि वहाँ पर कुछ कारणों से हमने प्रेस रिलीज़ वगैरह करने के लिए हमारे जो भी जिलाध्यक्ष उनको मना कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि नमो विचार मंच सिर्फ उदयपुर के अंदर ही है। इसका मतलब क्या, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमजोर है? मैं नमो विचार मंच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, नहीं, आप एक समकक्षी हो गया ना, एक अपन मान लें तो भाई नरेंद्र मोदी किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के, और वहाँ के प्रधान सेवक है। नमो मंच भी कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। जी हाँ। तो इसको अपन किस उसमें लें? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे संगठन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं उस संगठन की बात कर रहा हूँ। हम लोग मजबूत हैं ये बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो कहाँ मजबूत है कहाँ कमजोर है ये तो संगठन को मालूम है, उनको सभी जगहों को, सभी लोगों को मालूम है। आपने जिस तरह से बताया कि गुजरात से इसका जुड़ाव पहले है, कि पहले चुनाव में नमो मंच जब बना, गुजरात से बना, तो इनकी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है, वो किस बारे में बात करते हैं, किस मतलब कौन सी योजना जो है उसके बारे में बात करते हैं कि आप पब्लिक तक ये योजना पहुँचाओ? देखिए, बात किसी विशेष तौर पर योजनाओं की बात नहीं होती है, विशेष तौर पर हर योजना की बात होती है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो मुख्य फोकस है उनका ये है कि योजनाएं नीचे तक पहुंचे, पहली बात तो ये। और योजनाएं हमारे जो भी हमारी विचारधारा के जो भी लोग हैं उनके द्वारा नीचे पहुंचे, जिससे लोगों को लगे कि सचमुच कोई सेवा हुई है। और दूसरा एंगल ये हो रहा है इसके अंदर कि योजनाएं हैं तो सही, और योजनाएं पहुंच भी रही है, और योजनाएं पहुंच रही है, लेकिन योजना के जो लाभान्वित हैं या योजनाओं से जो लाभान्वित हुए हैं वो दिखते नहीं है कई लोगों को। और वो इसके लिए कि योजनाओं के युवाओं को पूछे, यार 5 योजनाओं के बता दो। युवा क्या, मैं अच्छे लोगों की बात करूं, आप कभी किसी से बात होती है, कभी भी आपके यहाँ तो कई लोग संपर्क में रहते होंगे, तो आप उनसे 10 प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम पूछिए।
मैंने कहा कि योजनाओं की जानकारी तो बहुत दूर की बात रही, मैं कह रहा हूँ कि 10 नाम भी नहीं बता पाएंगे, तो ये बड़ी दुखद स्थिति है हमारी पूरे संगठन के लिए, पूरी विचारधारा के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, कि एक प्रधानमंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जो कि घोटाले की जगह वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके पब्लिक के लिए टेबल पे रखा हुआ है और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस किया हुआ है, जिसको जो पैसा चाहिए ले आओ यहाँ से और ये प्रक्रिया उठाओ और ले जाओ और नीचे तक पहुँचाओ। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंद्रधनुष योजना हो जाए, जीवन ज्योति हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी योजनाएं बनी हुई है और मतलब बहुत दुखद है कि वो योजनाएं हम लोग पूरी तरह से उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रख रहे हैं और इसका दर्द कहीं न कहीं भाई नरेंद्र जी मोदी को भी होता ही है इस बात का कि योजना जिस तरीके से जो लोगों तक पब्लिक के बीच में जानी चाहिए वो जा नहीं रही है। तो अभी देखिए वैसे चल रही है कोशिश कि अभी हम जल्दी अगले 10-15 दिन के अंदर हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर जितने भी युवा हैं तो उनका एक प्रतियोगिता रखते हैं, क्विज टाइप का हम रख रहे हैं, जिसके अंदर उन योजनाओं की क्विज रखेंगे, उनको पूछेंगे इस योजना के अंदर के बारे में क्या जानते हो। और ऐसी टीम हम ऑलरेडी हमने बना रखी है, कई टीम तो हम लोगों ने भी योजना बना के उन योजनाओं को नीचे पे पहुँचाने में पूरा हम लोग अपनी तरफ से पूरा जो भी हो सकता है वो पूरा काम कर रहे हैं। आपने 5 या 6 रिकॉर्ड बना दिए हैं, एक तरह से एक रिकॉर्डधारी भी आप बन गए हैं, जी। विचार मंच बन गया रिकॉर्डधारी। इतने सारे लोगों के बीच जाना, इनके पास जाना, उस समय कैसा महसूस होता है? क्योंकि उस समय टीम वर्क की जरूरत होती है, अलग अलग जैसे आपने लड्डू बांटे, तिरंगे बांटे, इतने आपने जितना रिकॉर्ड बनाया एक तरह से, तो उसमें आपको उस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आई वो क्या थी? देखिए दिक्कत तो सबसे पहली बात तो उदयपुर वाले पूरे के पूरे जो युवा हैं पूरे पागल हैं। मतलब जब बात काम करने की आ जाती है तो ये दीवाने हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, इतने पागल हैं ये अपने काम के लिए। उदयपुर की अगर विशेष तौर पर बात करें तो जो जब भी कोई काम रहा था, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बात कर रहे हैं आप, चाहे वो विक्रमोत्सव पे रहा हो या वंदे उदयपुर पे रहा है, इसके अलावा नमो अनुभव भी पे भी जो रहा था, तुलसी मेरे आंगन की जो किया था जिसके अंदर तुलसी लगाई, 11,000 घरों में तुलसी वितरित करी, तो जितने भी अभियान है, जब भी मैंने उन युवाओं से बात करी भाई कि यार ये इस टाइप से ये मॉड्यूल है, ये क्या कर लोगे, क्या कितने जने हो जाएंगे, क्या करोगे, तो वो बस उतर जाते हैं। एक समस्या बस एक छोटी सी जो रही है, वो समस्या क्या आती है कि कई बार कुछ लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, उन्हें समझ में ही नहीं आता, वो इस चीज़ को हर दूसरे एंगल से देखते हैं कि ये चीज़ तो इसलिए हो रही होगी, उसलिए चलो किस लिए भी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहा हूँ, मान लिया मैंने मुख्य काम कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ हाँ या ना, तुम लोग तो उस पर ध्यान दो ना मेरे भाई, तुम उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो यार, इसको ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो बनना है, इसका रिकॉर्ड बन रहा है, इसका रिकॉर्ड बन रहा है, तो तुमको क्या फ़ायदा होगा, हमारे युवाओं को तुम इस तरीके से भड़काते हो। हमारी विचारधारा के हमारे युवाओं को ये कहा जाता है कि देखो वो तो लॉबी अलग है, वो संगठन अलग है, अरे तुम अलग हो क्या? मतलब एक नदी दूसरी नदी को बोल रही है कि हम सागर में जाके नहीं मिलेंगे, चाहे नदियाँ कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा हो जाए, ABVP हो जाए, संघ हो जाए, चाहे नमो विचार मंच हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हो जाए, जितने भी हैं सब, सागर तो एक ही है और सागर एक ही नरेंद्र भाई मोदी, ये सब ले जाके वहीं मिल रहे हैं। तो मैं मेरे सभी भाइयों से जो भी दूसरे संगठनों या दूसरे इकाइयों के भाई हैं, तो आप किसी के कहने में जो आ रहे हो वही कि आपको ये खुद को समझना पड़ा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और काम हो रहा है। अगर प्रवीण रतलिया कुछ भी काम कर रहा है तो उसके अंदर संगठन मजबूत बन रहा है, नरेंद्र भाई मोदी मजबूत बन रहे हैं और भाई अमित जी शाह मजबूत बन रहे हैं, तो वो मजबूत बन रहा है, हर जना मजबूत बन रहा है। तो जब उकसाया जाता है युवाओं को, ये बड़ा दुख होता है मुझे कि उन युवाओं को ये उकसाया जाता है, अरे ये तो अलग है। अरे भाई कैसे अलग हो गया, मैं कुछ और हूँ क्या, मैं कुछ और हूँ क्या जो तुम मुझे अलग कर रहे हैं? तो ये दर्द होता है, लेकिन ठीक है, मैं इसलिए कभी कुछ नहीं बोलता हूँ कि सब मेरे भाई ही हैं, और ठीक है वो किसी उकसावे में कुछ समय के लिए आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे, और परिवर्तन आएगा, 2-3 महीने के अंदर ही परिवर्तन आएगा, और मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे, जल्दी आएगा ऐसा टाइम। मोदी जी तो 2014 में आए देश में नेतृत्व करने के लिए, नमो विचार मंच भी हाल ही बना, यहाँ प्रदेशाध्यक्ष। इससे पहले आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? विवेकानंद जी थे इससे पहले विवेकानंद जी आज भी और हमेशा रहेंगे विवेकानंद जी। और रही बात नमो विचारों, ये संगठन 2004 से चल रहा है, 2004 से गुजरात में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, लंबे समय से चल रहा है। मेरी भूमिका तो अभी शुरू हुई है राजस्थान में, उससे पहले ज़्यादातर गुजरात में रहता था, तो अभी राजस्थान में काम शुरू हुआ है। आप उदयपुर से ही हैं, राजस्थान की राजनीति आपने इतनी देखी है जी, और सारे ही लोग जो भी कांग्रेस भाजपा जो भी यहाँ पे सत्ता में आई है उन सबको देखा, इनमें आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगा जिसे आप अपने मन से मान सकते हो कि हाँ ये जननेता रहा है? जन नेता में राजस्थान की राजनीति की बात कर रहे हैं आप? राजस्थान की राजनीति में मैं बीरू सिंह जी शेखावत साहब, तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने गर्त में गए हुए हमारे राज्य को एक अच्छी स्थिति दी, एक मजबूत स्थिति दी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इसके अंदर। और अगर मेवाड़ की बात करें तो
मेवाड़ की बात करें तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमारे शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी के अलावा तो कोई दूसरा नाम बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनुराव के साथ, जिसमें हमने प्रवीण रतलिया जी से बात की और उन्होंने यही बताया कि काम ही सब कुछ होता है। अगर आप काम करेंगे तो आपका नाम भी होता जाएगा और आने वाले समय में युवाओं का भी समय होगा। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।